चलिए, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आपका देखो, ये लेक्चर मेनली आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है किस किस के लिए। एक तो एसएससी जेई के लिए आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देन उसके बाद में, ठीक है, आने वाली ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम स्टेट एई है ना, स्टेट एई के यहाँ पे लेक्चर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फुल होगा आपके छोटी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी जेई हो गया एंड अदर, राइट। तो चलिए, इसमें हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन फर्स्ट में आपका इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट बताना है। तो ये तो आपका आंसर ये है 5000, ठीक है, 5000 अंडर रूट एफ सी के, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे मिनिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, मिनिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन द कंक्रीट बीम शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाता है ये वाला, ठीक है, 0.85 है ना, 0.85 बी डी डिवाइडेड बाय एफ वाई। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द वन वे सिंपल है ना, द वन वे सिंपल सपोर्ट स्लेब फॉर अ रूम ऑफ प्लान डायमेंशन 9x4 मीटर, ठीक है, केरीज अल्टीमेट वर्किंग लोड, ठीक है, आपका 9 न्यूटन पर मीटर की दिया हुआ है। एंड डिजाइन मोमेंट फॉर द स्लेब शुड बी, डिजाइन मोमेंट फॉर द स्लेब शुड बी। तो आपको डिजाइन मोमेंट बताना है। वो कैसे? देखो, यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं, WL²/8 ये करना है। यूडीएल के केस में क्या हो जाएगा, डिजाइन मोमेंट WL²/8, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 9 किलो न्यूटन, राइट। और आपका एल की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, लेंथ आपकी यहाँ पे 4, ठीक है, 4 यहाँ पे लेंथ है, राइट। 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, सिंपल 18, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं जल्दी से। अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विथ सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12, ठीक है। आपका 12 से सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, ग्रेटर है 12 से। 12 से ज़्यादा हो गया मतलब ये लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, लॉन्ग कॉलम। और शॉर्ट कॉलम क्या होगा आपका, शॉर्ट कॉलम जब आपका सिलेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 12 हो गया तो शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कंप्यूटिंग, ठीक है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कंप्यूटिंग मैक्सिमम, ठीक है, कंप्यूटिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग supporting a concrete column is considering d as distance between the column face and the footing edge। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, चेक करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो, एट द फेस ऑफ द कॉलम, एट द डिस्टेंस d फ्रॉम द कॉलम फेस, एट द सेंटर ऑफ द कॉलम, एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द कॉलम फेस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा क्या, एट द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है, एट द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट इन केस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग इज टेकन एट द फेस ऑफ द, इज टेकन एट द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है, फेस ऑफ द कॉलम की और हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, इज टेकन इज द फेस ऑफ द कॉलम, राइट, ये हो गया। As per Indian standards, as per Indian standard, the minimum grade of concrete to be used in liquid retaining structure should be, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए आप जो ग्रेड यूज करोगे वो क्या ग्रेड यूज करोगे, तो M30, ठीक है। यदि जैसे कि लिक्विड रिटेन करेगा, जैसे कि डैम वगैरह बनाना है ना, तो डैम वगैरह में कितना
M30 का यूज किया जाएगा, ठीक है। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो रहती है उसमें M40 का यूज किया जाता है, मिनिमम ग्रेड M40 का यूज किया जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं जल्दी से। आपका अ वर्टिकल वॉल, a vertical wall of a circular bunker is subjected to horizontal pressure, ठीक है, subjected to horizontal pressure due to coal stored, ठीक है, therein, मतलब कि आपका एक सर्कुलर बंकर है जिसमें हमने ठीक है आपका कोल को स्टोर किया हुआ है। द वॉल ऑफ द बंकर इज डिजाइन फॉर, वॉल ऑफ द बंकर इज डिजाइन फॉर, ठीक है, बंकर की वॉल को किसके लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है, एक्सियल टेंशन के लिए, हुप टेंशन एंड शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स, हुप टेंशन एंड बियरिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये किसके लिए डिजाइन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सिंपल हो जाएगा सी, हुप टेंशन एंड बेंडिंग मोमेंट, हुप टेंशन एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। देखो इस तरीके का आपका बंकर है, ठीक है, ये बंकर है आपका, और यहाँ पे आपका दिस, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, हुक टेंशन एंड बेंडिंग मोमेंट, ये आपकी कहानी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में, इन अ 10 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम, ठीक है, 10 मीटर आपकी 10 मीटर की कंक्रीट बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है, ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी, ठीक है, ये मतलब प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी है, इसेंट्रिसिटी ये है, एरिया आपका ये है, सब सारी चीज बिल्डिंग ये सब यहाँ पे इतनी सारी चीज आपको दिया हुआ है। तो बाद में बात करते हैं द रिजल्टेंट स्ट्रेस ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड, ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड आपको बताना है, ठीक है, एट द क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो एंड लाइव लोड एट एट टॉप, ठीक है, टॉप फाइबर पे, ठीक है। चलिए इसमें आपका क्या होता है, टॉप फाइबर की जब भी बात होती है, मैंने एक चीज आपको बोल के रखा था, ठीक है, टॉप बोला था, है ना, टॉप पे बोला था, टॉप है, तो यहाँ पे जो टॉप में पी आता है प्लस, बट प्लस नहीं लेके चलेंगे, क्या माइनस लेके चलेंगे, है ना, ये चीज मैंने आपको बोल के रखा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, जिसमें भी माइनस सबसे पहले आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो भाई देखो आई ना ट्रिक काम में, तो भाई आएगी ना यार, हम बता रहे ना आपको, ट्रिक काम में आएगी ही आएगी। तो ट्रिक बनाते चलो, थोड़ा सा क्या है, क्योंकि लोड कम होता है उससे और याद ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करना क्या बोल रहा है। देखो, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड दिस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल रेजिस्टेंस यील्डिंग फेलियर ऑफ स्टील, जब भी स्टील की बात आती है एक बात याद रखो, एक तो कहानी होती है आपकी 1.5 वाली और एक कहानी होती है 1.15 वाली। जब भी स्टील वाली बात आती है तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 9 का, ओ सॉरी, मतलब 1.1 की बात होती है ना, 1.1 1.5 नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1.1, ठीक है, ये चीज, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 10 देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोल रहा है आपका a solid steel plate having yield strength of 250 megapascal, right, the design strength in yielding, right। अब इसको यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अ सॉलिड स्टील प्लेट है आपकी, एक सॉलिड स्टील प्लेट है, हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेगापास्कल, ठीक है, हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेगापास्कल, द डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ है, यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए सिंपल है, देखो आपको दे के रखा है यहाँ पे, राइट, आप डिजाइन निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, 250 दिया हुआ है, ठीक है, 250 दिया हुआ है, और नीचे में आपको सीधे 1.1 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के आपको डिजाइन के लिए निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल है, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका सी वाला, ठीक है, टू 227 मेगा पास्कल, ठीक है, ये आपकी कहानी यहाँ तक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे,
अ प्लेट गर्डर, ठीक है, अ प्लेट ऑफ साइज, ठीक है, ये साइज है आपकी प्लेट की, हैविंग इल्ड स्ट्रेंथ, ये है आपकी द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन इल्डिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन। बस ये चीज बोल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको डिजाइन वाला निकालना है। देखो यहाँ पे एक चीज, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इन इल्डिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज, क्या करना है आप, कुछ नहीं, एफ डी मतलब डिजाइन आपको निकालना है, डिजाइन लोड निकालना है एक तरीके से, तो एफ वाई डी मल्टीप्लाई बाय एरिया कर देना है, कुछ नहीं। ये स्ट्रेस है ना मेरे भाई, ये स्ट्रेस है और ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ वाई डी हो गया, एफ वाई डी को यहाँ पे क्या कर दोगे सिंपली, देखो 250 आपका मेगा पास्कल आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसको 1.1 मल्टीप्लाई में आपको करना पड़ेगा क्या, एरिया, एरिया बोले तो 100 इंटू, ठीक है, 100 इंटू 10। अच्छा मेगा पास्कल का पता होना चाहिए, मेगा पास्कल क्या होता है, तो मेगा पास्कल होता है आपका क्या, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ये आपका होता है, याद रखना है इस चीज को, राइट। तो यहाँ से आपका एफ डी निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, जल्दी से आप थोड़ा सा बताओगे, ठीक है, एफ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, सिंपल था, सिंपल है आपका क्वेश्चन ही, ठीक है, 11 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 227, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 चेक करो क्या बोल रहा है, द इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, द इंडियन स्टैंडर्ड divides various compression member cross section into how many buckling classes, सॉरी बल्किंग बोल रहा हूँ मैं, कहाँ है दिमाग, बकलिंग है, ठीक है, बकलिंग क्लासेस, तो कितने आपके बकलिंग क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके बकलिंग क्लासेस 4 होते हैं, ठीक है, 4 ये ध्यान रखना है। तो बकलिंग क्लासेस आपके कौन कौन से, फर्स्ट में बोल दूं यहाँ पे प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, दूसरा आपका कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट, तीसरा है आपका सेमी कॉम्पैक्ट, ठीक है, सेमी कॉम्पैक्ट, और चौथा आपका यहाँ पे, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट एंड सिलेंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो देखो, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007, ठीक है, ये सारी कहानी है, विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसिबिलिटी एंड व्हेन ट्रांसफर्ड स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, ट्रांसफर्ड स्टिफनेस, ठीक है, ट्रांसफर्ड स्टिफनेस आर नॉट प्रोवाइडेड, हमने नहीं प्रोवाइड किए हैं, द डी बाई टी, ठीक है, डी बाई टी डब्ल्यू रेशियो ऑफ द वेब शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू, तो ये आपका स्टिफनेस आपने नहीं प्रोवाइड किया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, इसका आंसर आपका सिंपल है, 15 में आपका हो जाएगा क्या, ई 400 एप्सिलॉन, ठीक है, याद रखना है क्या चीज सही यार, सच में पागल हो गए तुम, है ना, ये यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, 200 एप्सिलॉन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, इन द डिजाइन ऑफ बेस प्लेट, द बियरिंग द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इज टेकन एज, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ आपको बतानी है किसकी, ठीक है, बेस प्लेट, द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड दिस, ठीक है, यहाँ का आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर हो क्या जाएगा मुझे बता दो बस, इसका हो जाएगा 0.60 एफ सी के, याद रखना है, ठीक है, पॉइंट 0.06 सॉरी 0.60 एफ सी के, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है सॉरी, द मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर शुड नॉट एक्सीड द बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, इक्वल टू 0.6 एफ सी के, जो बियरिंग प्रेशर होता है वो बियरिंग स्ट्रेंथ से नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.6 एफ सी के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एफ सी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट, ठीक है, ये चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड्स इन टेकिंग, ठीक है,
द इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड्स, ठीक है, इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ reduced design forces that the purlins be design that the purlins be design। जो पर्लिन है वो हम उसे एक कौन सा मेंबर बना मतलब तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 का सिंपली ए हो जाएगा, कंटिन्यूस बीम, ठीक है। द इंडियन स्टडीज रिकमेंड इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिड्यूस्ड डिजाइन फोर्सेस दैट द पर्लिन्स बी डिजाइंड एस पर्लिन्स बी डिजाइंड एस कंटिन्यूस बीम, ठीक है। 15 का आपका सिंपली ए। तो पर्लिन्स रन फ्रॉम एज टू द टॉप, जो पर्लिन्स होती है वो आपकी रन करती है कहाँ से, एज टू टॉप, ठीक है, ऑफ द रूफ आर सपोर्टेड ऑन प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है, दे आर डिजाइन एज कंटिन्यूस बीम। तो पर्लिन जो होती है ना, पर्लिन एक कंटिन्यूस बीम की थ्रेड क्या डिजाइन किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे माउंटेड मतलब कहाँ लगी हुई रहती है, ठीक है, ये प्रिंसिपल राफ्टर पे, ये प्रिंसिपल राफ्टर पे लगी हुई होती है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या बोल रहा है, चेक करो। द प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ रूफ ट्रस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। द प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ रूफ ट्रस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 15 डिग्री, नो एक्सेस इज प्रोवाइडेड एक्सेप्ट मेंटेनेंस, ठीक है, एक्सेप्ट मेंटेनेंस। देखो नो एक्सेस इज प्रोवाइडेड एक्सेप्ट मेंटेनेंस, द रूफ इज सब्जेक्टेड टू इम्पोज्ड लोड, ठीक है, द रूफ इज सब्जेक्टेड टू इम्पोज लोड 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द डिजाइन इम्पोज लोड इज, द डिजाइन इम्पोज लोड इज, क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। द डिजाइन इम्पोज लोड इज, अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 16 का कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल देखो, द लोडिंग आर गिवन इज, ठीक है, आपको लोडिंग वगैरह आईएस कोड के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजाइन इम्पोज लोड, ठीक है, डिजाइन इम्पोज लोड जो देखना है अपने को वो क्या हो जाएगा, 0.75 माइनस 0.02 15 माइनस 10, ये कहानी यहाँ पे हो गई, ठीक है। बस यहाँ इसको कर देना है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी कहानी हो गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, द प्लास्टिक मॉड्यूलस, ठीक है, द प्लास्टिक मॉड्यूलस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम, प्लास्टिक मॉड्यूलस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम विड्थ टू 200 mm एंड डेप्थ 400 mm इज, ठीक है। ये सारी कहानी आपकी यहाँ पे बोल के चल रहा है, ठीक है। द प्लास्टिक मॉड्यूलस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है, जिसमें से विड्थ आपको 200 mm एंड डेप्थ आपको 400 mm देके रखा है, राइट। ये आपकी कहानी है यहाँ पर अब आपको बताना क्या, प्लास्टिक मॉड्यूलस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, प्लास्टिक मॉड्यूलस बताना है आपको रेक्टेंगुलर बीम की, ठीक है। चलिए इसकी अपन यहाँ पे चेक करते हैं, इसका कैसे आपको निकालना है। सिंपल है, करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो यहाँ पे जेड पी फॉर रेक्टेंगुलर क्या होता है, बी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, याद रहेगा, प्लास्टिक मॉड्यूलस रेक्टेंगुलर के लिए। देखो आपका आई क्या होता है, बी डी क्यूब बाय 12, क्या होता है, बी डी क्यूब बाय 12 होता है, ठीक है। तो बस सिंपल है ना, 3 चौ 12, ठीक है, तो ये 3 चौ 12 यहाँ पे 4 आ गया प्लास्टिक के केस में, और यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो 2, सॉरी मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऐसे याद रख लो 2 हो गया, ठीक है। चलो मतलब ये 12 था ना, ये 12 यहाँ लास्ट का 2 यहाँ पे उठ के आ गया, ऐसे याद रख लो भाई, क्योंकि ना वहाँ पे सब भूल जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है ना, तो बी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का सिंपल 8 इंटू 10⁶, ठीक है, ये चीज़। चलो नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं फास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द स्टीफनेस मैट्रिक्स
ठीक है, स्टीफनेस मैट्रिक्स फॉर द बीम शोन इन द फॉलोइंग फिगर ई। ठीक है, द स्टीफनेस मैट्रिक्स फॉर द बीम शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स इज। अब यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है। ठीक है, आपको स्टीफनेस मैट्रिक्स बताना है, स्टीफनेस मैट्रिक्स बताना है। ठीक है, इस बीम के लिए। चलिए, इसको आपको करना क्या पड़ेगा सिंपली। अच्छा, स्टीफनेस होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। स्टीफनेस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट जनरेटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन। ठीक है, जनरेटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन। ठीक है, एक तरीके से क्या है, ये अमाउंट ऑफ फोर्स है, अमाउंट ऑफ फोर्स या फिर मूवमेंट है ना। स्टीफनेस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स और मोमेंट जनरेटेड ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट यूनिट डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन। ये सारी कहानी है आपकी। ठीक है, चलिए, तो इस पे आपको आगे देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो, हेयर थीटा बी है ना, जो थीटा बी आएगा आपका, और इन थीटा सी, दो अननोन्स यहाँ पे दिए हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें कोऑर्डिनेट 1 एंड 2 के हिसाब से अपन बात करेंगे। सिंपल है, करते क्या है अपन, यहाँ पे चेक करो। सबसे पहले आपका बीम है ऐसा। ठीक है, आपका बीम इस तरीके से आपकी बीम है यहाँ पे ये। ठीक है, ये आपकी बीम है, ये हो गई आपकी बीम। ठीक है, अब K11 की बात करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट आपका 2 है। K11 की बात करते हैं तो K11 में आपका क्या हो जाएगा, 4EI/L। ठीक है, ये प्लस 4EI/L, ऐसा टोटल मिला के 8EI/8। ठीक है, 8 क्यों हो गया, लेंथ है ना आपकी, देखो 8। ठीक है, तो अल्टीमेट यहाँ से आपकी आ गई क्या, EI। चलो आगे बात करते हैं जल्दी से। K11 आपकी मैट्रिक्स होती कैसी, ये भी चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो K11, राइट, K11। ठीक है, उसके बाद में आपकी होती क्या है, यहाँ पे K12, यहाँ पे हो जाएगा K21 और यहाँ पे K22। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे इस टाइप की मैट्रिक्स होती है। चलो, तो वही चीज़ अपने यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, वही चीज़ यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से चेक करना आगे, K11 निकाल चुके, K12 की बात करते हैं, या K21 की बात कर लो। सिंपल, K21 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2EI/8, 2EI/L हो जाएगा ना। तो 8 आपका तो है ही, तो 2EI/8, राइट। तो यहाँ से आपका निकल कर आ गया EI/4। ठीक, उसी तरह आप क्या कर लोगे, कि आपका क्या निकाल लोगे, आपका सिंपल K22 निकाल लो, है ना। K22 निकाल लो, K22 निकालने के लिए आप क्या हो जाएगा, 4EI/, ठीक है, 4EI/ आपका यहाँ पे L हो जाएगा, है ना। ठीक है, L मतलब एक मिनट। ठीक है, 4EI/L, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा क्या, EI/2। ठीक है, ये आपका यहाँ पे K22 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी कहानी यहाँ तक के बन गई। बस अब इसको यहाँ पे पूरी चीज़ अपन ने निकाल चुके हैं। अब इस मैट्रिक्स में अब इस चीज़ को पुट करना है बस। ठीक है, इस मैट्रिक्स में आपको इस चीज़ को पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू EI। ठीक है, K=EI, फिर EI/4। ठीक है, उसके बाद में EI/4 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे EI/2। ये आपका हो गई यहाँ पे कहानी। अब यहाँ से ऐसा करो, EI/4 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे बच जाएगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, राइट। तो अल्टीमेट आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, कौन सा आ गया आंसर आपका यहाँ पे। ठीक है, 4 1 1 2, 4 1 1 2। ठीक है, EI/4, बी आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखो। ठीक है देखो,
यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी मेथड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ओ, ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ओ इज, ये सारी कहानी हो गई। आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ये दिया हुआ है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे के रखा है, ठीक है। टेक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ये आपको दे दिया है। चलिए स्ट्रेन एनर्जी आपको यहाँ पे मेथड यूज करना है और यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ओ पे निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी पूरी सिस्टम, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा और वो जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। खैर देखते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे करके बताते हैं आपको, जिससे कि आपका थोड़ा सा नॉलेज होते चले, ठीक है। चलिए तो ये इस तरीके से आपका ये आपके यहाँ पे, इसको मैं यहीं पे ही करता हूँ, इससे बनाने की ज़रूरत है भी नहीं। चलिए यहाँ पे देखो, ये 10/√2, सॉरी यहाँ पे मतलब ये 45 है, ये डिग्री आपका 45 है, राइट 45 है। फिर आपने किया क्या, आपने 10 किलो न्यूटन यहाँ पे लग रहा है आपका, सिंपल 10 किलो न्यूटन यहाँ से ये लग रही है, ठीक है। उसके बाद में ये 3 मीटर दे के रखा है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, टेन थीटा लगा के आपकी वैल्यू निकाल लोगे, टेन थीटा लगा के आपकी वैल्यू निकाल लो, तो ये यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। 10 मीटर लगा यहाँ पे निकल गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल, ये लोड यहाँ पे निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा 10/√2 निकाल लिए। फिर यहाँ पे P/√2 हो गया, ठीक है। ये आपकी कहानी यहाँ तक बन गई 4.24। फिर यहाँ पे देखो 10/√2 इक्वल्स टू आपका P/√2, ये सारी बात यहाँ पे अपने को मिल गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं आगे। अब यहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डिफ्लेक्शन एक्चुअली में होता क्या है, देखो डेल वी इक्वल्स टू आपका डेल वी डिवाइडेड बाय डेल पी, ये आपकी यहाँ पे कहानी होती है। तो पी बराबर 10 किलो न्यूटन, ये हो गया। नेक्स्ट वी बराबर आपका हो जाएगा समीशन पी का स्क्वायर एल, समीशन पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल टू ए ई, ये हो गई यहाँ पे आपकी कहानी। अब यहाँ पे चेक करना है, सब वैल्यू आपको पुट कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी आपको याद होना चाहिए क्या होता है, P²L/2AE, P²L/2AE आप यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। टू, फिर यहाँ पे P/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4.24, ठीक है। ये आपकी यहाँ तक की हो गई पूरी कहानी। अब आगे चेक कर दो, ठीक है। 2 इंटू एरिया आपका 100 × 2, ठीक है, 10 की पावर यहाँ पे 5, ठीक है। ये आपकी यहाँ से वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई। अब आगे चेक करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ से आपका निकल कर आएगा क्या, 1.06 P² इंटू 10⁻⁻⁴, ये चीज़ आपकी V की वैल्यू निकल कर आ गई एक तरीके से। अब इसको कर दो क्या, डिफ्रेंशिएट, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दो। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट करने के चक्कर में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.12 P इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये आपका डेल VD निकल गया, ठीक है। डेल ये यहाँ पे देखो हमने इसका क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो डेल VD डिफ्लेक्शन निकल गया। अब करना क्या है, अब करना क्या है आपको, सिंपल P की वैल्यू आपको पता है 10 किलो न्यूटन, बस 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दो और मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, तो डेल VD यहाँ से निकल गया, राइट। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया सीधे 2.12 आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन यहाँ पे निकल कर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक करना यहाँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जल्दी से चेक करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बोल रहा है आपका, इफ m इज नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, इफ m इज नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, r इज रिएक्शन एंड j इज नंबर ऑफ जॉइंट, देन इन केस ऑफ अ प्लेनर, ठीक है, स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारी आपको यहाँ पे देख रखा है, लीड्स टू, राइट, 3m + r इज लेस देन 3j लीड्स टू,
ठीक है, लीड्स टू, तो स्टेबल स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अनस्टेबल स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल देखो, 3 + m, 3 मतलब 3m+r इज लेस देन 3j, इज लेस देन 3j। तो आपका लेस देन बोल दिया ना, तो लेस देन बोला है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अनस्टेबल एंड डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। जब भी बराबर होते हैं, जैसे कि ये ग्रेटर हो गया है ना, 3m+r ग्रेटर हो गया, तो आपका यहाँ से क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्टेबल, राइट, ये हो जाता है स्टेबल। और ये ग्रेटर नहीं हुआ तो समझो कि ये अनस्टेबल है। और बराबर हो गया तो आपका बराबर जब हो जाता है, ठीक है, तो स्टेबल एंड डिटर्मिनेट होता है। ठीक है, और यदि ग्रेटर हो जाता है तो स्टेबल तो रहता है पर इनडिटर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, राइट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते जल्दी से। द रेविस फार्मूला, क्या चीज़? रेविस फार्मूला टू डिटरमाइन द डिजाइन डिस्चार्ज फ्रॉम कैचमेंट इज गिवन बाय, ठीक है, कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द कैचमेंट। एंड ये सारी कहानी है आपके रेविस फार्मूला का, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रेविस फार्मूला होता है, ठीक है, देखो, Q इक्वल्स टू CA2/3, और एक डिकन्स फार्मूला भी होता है सेम इसी तरह। ठीक है, CA3/4, राइट, 3/4। Q इक्वल्स टू CA2/3, Q इक्वल्स टू CA3/4। ये आपकी यहाँ पे कहानी बन गई। ठीक है, Q इक्वल्स टू CA2/3 और Q इक्वल्स टू CA3/4, राइट। ये चीज़ हो गया। तो ये है आपका रेविस वाला, रेविस, एंड ये है आपका डिकन्स। ठीक है, डिकन्स। अब यहाँ पे कहानी ये है कि भाई याद कैसे रखें, रेविस में 2/3 और डिकन्स में 3/4, राइट। तो इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, सी ए तो आएगा ही आएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में डिकन, डिकन में लास्ट में एन आ रहा है, तो वैसे यहाँ पे 3 है ना, 3 के लास्ट में न आ रहा है, तो ये डिकन्स की, ये तो आपका आउट हो गया। तो ठीक है, ये एक चीज़ याद रहेगा तो दूसरा आपका याद रह ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर अ रेक्टेंगुलर। ठीक है, किसके लिए? रेक्टेंगुलर के लिए। क्या हो गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना, रेक्टेंगुलर के लिए। तो इसका आंसर आपका तो भाई देखते से ही आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे सी। ठीक है, 3/2 टाउ एवरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 चेक करना, क्या बोल रहा है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पान ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L with uniformly distributed, ठीक है, लोड। ठीक है, किसके लिए? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट मिड स्पान सिंपली सपोर्टेड, यूडीएल है यहाँ पे, है ना। इसका तो आंसर आपको भाई याद कैसे रहना चाहिए? बाय, मतलब टिप्स पे रहने चाहिए। क्या? टिप्स पे। तो आंसर हो गया क्या यहाँ पे? बी। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। पॉट एनालिसिस, ठीक है, पॉट एनालिसिस की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, चेक करो क्या बोल रहा है। इन पॉट एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन इट्स क्रिटिकल पाथ, इन इट्स क्रिटिकल पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा एजम्पशन करेक्ट है यहाँ पे चेक करो। In PERT analysis of a project having large number of activities, having large number of activities in its critical path, which of the following assumption is correct? ठीक है, चेक करना। Both activity duration and project completion time follow beta distribution। ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बोथ एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलो, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको बताना है क्या हो जाएगा ऑप्शन, राइट। तो 24 में आपका यहाँ पे डी, ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और आपका बट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी में बीटा आएगा, बीटा, तो ए के बाद में बी आता ही है, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लेना है। और बाकी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो है पीसीटी है ना, पीसीटी बोले तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ये करेगा एनडी, है ना, ये करेगा एनडी को फॉलो, पीसीटी एनडी को फॉलो करता है, तो ए आपका बी, मतलब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिविटी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, याद रहेगा ना अब तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, 25। लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, लेटेस्ट स्टॉप ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज greater than or equal to, greater than or equal to latest event times, right, greater than or equal to latest event times of all the preceding nodes, ठीक है, of all the preceding nodes, less than or equal to earliest event times of all the preceding nodes, equal to the latest event times of all the preceding nodes। आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 25 का, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी है, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी जो है आपकी, वो क्या होती, ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग नोड्स, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज, ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब कि इस तरीके से, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ ऑल प्रीसीडिंग नोड्स, ठीक है, इवेंट टाइम्स, ठीक है, तो लेटेस्ट इवेंट टाइम्स, लेटेस्ट इवेंट टाइम्स, ये आपका यहाँ पे कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको हमारे साथ में बने रहना है, ठीक है। तो ये हम 25 तक के यहाँ पे क्वेश्चंस कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद में हम कंटिन्यू करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमारे साथ में बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।